स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। मैं आप लोगों की फैसिलिटेटर आप लोगों के लिए लेकर के आई है कुछ हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी क्या है कि अभी कुछ जैसे रेगुलर वालों के जो है एग्ज़ाम लगभग ख़त्म हो चुके हैं, लमसम बता रही हूँ मैं। और नॉन एनसी वेब यानी कि एनसी वेब वालों के तो ख़त्म ही हो चुके हैं और अभी सोल वालों के चल रहे हैं एग्ज़ाम, ठीक है। तो उनके दौरान में ही है अभी एग्ज़ाम। तो ये जो वीडियो है हेल्पफुल ज़्यादा होने वाली है सोल वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसके ज़रिए वो पता कर सकते हैं कि उनका एग्ज़ाम कैसा आएगा। हालांकि हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी नॉन और रेगुलर वालों के जो क्वेश्चन पेपर वो डिस्कस कर रखे हैं, तो वहाँ से इजीली आपको एग्ज़ाम का आइडिया लग गया होगा कि कैसा एग्ज़ाम जो है आ सकता है। और उसके अलावा कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम कुछ इस क्वेश्चंस के आंसर बताओ। तो हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जिसके जो हर बार एक तो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड सेकेंड चीज़ कि इसको आप अगर ये क्वेश्चन आपके में भी आता है तो आप इसको प्रेजेंट कैसे कर सकते हो, और आएगा ही आएगा। ये आपको 110% की श्योरिटी है, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आएगा यहाँ से। लैंग्वेज को मैं एज इट इज़ नहीं कह रही हूँ कि एज इट इज़ बन के आ जाएगा, कुछ घुमा फिरा के आ सकता है, बट आएगा ज़रूर। तो ये चीज़ आप ज़रूर प्रिपेयर करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और समझते हैं कि किस तरीके से अपने आंसर को हम लिख सकते हैं। देखिए, जो ये प्रश्न लिया गया है वो त्रिपक्षीय संघर्ष से लिया गया है। क्या बोला इसमें कि जो पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में जो संघर्ष हुआ था वो चरणों के बारे में बताना है, कितने चरण हुए थे और उसके कारण भी बताना है। ठीक, 15 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। भूमिका ध्यान से देखो, आप भूमिका कैसे बनाएंगे। मैंने क्या लिखा है, 8वीं सदी के दौरान कन्नौज पर नियंत्रण के लिए भारत के 3 प्रमुख साम्राज्य जिनके नाम पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे, इनके बीच कन्नौज क्षेत्र को लेकर के त्रिपक्षों में संघर्ष हुआ, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। यानी भूमिका मैंने त्रिपक्षीय संघर्ष की बना दी, कितने आसान शब्दों में बना दिया। ठीक है, अब देखो आप संघर्ष के कितने चरण थे, 4। तो इसको आप टेबल के थ्रू बता दो। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ यानी कि अंतिम चरण। प्रथम चरण में क्या क्या हुआ था आप ये बता दोगे कि प्रथम चरण में कौन से 3 वंश थे। गुर्जर, जिसको हम प्रतिहार वंश भी कहते हैं, पाल और राष्ट्रकूट, इन सब के जो राजा थे वो कौन थे। इन तीनों के बीच में कन्नौज को लेकर के युद्ध हो रहा था। ठीक, पहली बार में जब वत्सराज और धर्मपाल दोनों ने राजा की दृष्टि पर कन्नौज पर हमला किया, तो इंद्र गुर्जर यानी कि जो प्रतिहार वंश था कन्नौज पर, उसने जो है हमला कर दिया, इंद्र युद्ध को हरा दिया था। मतलब जो भी है ये चीज़ आप पढ़ लेना, ऑलरेडी हमने इस पर वीडियोस बना रखे, तो आप वहाँ से बता सकते हो। प्रथम चरण बताओगे, द्वितीय चरण बताओगे, तीसरा चरण भी आप बता दोगे। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हो। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्या बोल रहा है, ये चौल वंश से लेकर के है। हर बार आता है चौल वंश से एक न एक क्वेश्चन, और प्रशासनिक व्यवस्था पर तो ज़रूर आता है। चौलकालीन जो व्यवस्था थी उसकी प्रशासनिक विशेषताएँ बतानी। अब इसकी भूमिका देखो मैंने कैसे बनाई है। भारतीय इतिहास में चौल राजवंश सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक है। भारतीय इतिहास में चौल राजवंश सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक है। पल्लव वंश के सामंती जो सरदार थे जिनका नाम था विजयालय, ने चौल वंश की नींव रखी थी। यानी कि जो पल्लव वंश था ना, उन्हीं के एक सामंत थे, उन्होंने अपने एक क्षेत्र शक्ति बनाई और आगे चल के एक साम्राज्य का निर्माण कर दिया, जिसको चौल वंश बोला गया। ठीक, तो वो सामंत का नाम क्या था, विजयालय था। चौल राजवंश का शासन भारत के दक्षिण भाग में था। यानी कि चौल वंश कहाँ आया था, दक्षिण भारत में आया था। ये तमिलनाडु कन्नड़ की तरफ आया था। यह वंश अपनी प्रशासनिक व्यवस्था से एक अलग दृष्टि रखता है। तो चौल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था अब आपको बतानी शुरू करनी है। प्रशासनिक व्यवस्था में क्या बताओगे, 3 स्तर पर विभाजित थी, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन क्या था, आपको कुछ इस तरीके से बतानी है कि जो चौल की राजधानी वो जो थी वो तंजौर थी। प्रशासन का जो मुखिया होता था वो राजा होता था। ये वंश अनुवांशिक था। शाही परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को ही राजगद्दी पर बैठाया जाता था। युवराज की उपाधि धारण करते थे। कुछ इस तरीके से आप बताओगे। फिर प्रांतीय प्रशासन के बारे में बताओगे। मैंने प्रांतीय प्रशासन को एक छोटी सी टेबल के रूप में दिखाया, आप देखो यहाँ पे। प्रांतीय प्रशासन होता था, कितने प्रांत में विभाजित थे, पूरे क्षेत्र 9 प्रांतों में, जिनको मंडल कहा जाता था। हर एक मंडल में एक वायसराय भी होता था। इन्हीं मंडल को आगे चल के 2 और भागों में बांटा गया। ठीक है, नांडू को और छोटे भागों में बांटा गया, जिसको बोला गया उरु। तो ये क्या है, उसके 4 इकाई, ये आप आराम से बता सकते हो। फिर आपको स्थानीय प्रशासन बताना है। ये जो स्थानीय प्रशासन होता था वो जो है धर्म पर या फिर जो स्थानीय लोग होते थे ये उनके लिए होता था, न्याय के।
एक और प्रश्न हम लेकर के आए हैं, एक और प्रश्न है ये जो है वो आपका सिंध पर विजय को लेकर के है, जो आपका 8वां यूनिट है ना वो अरब वाला। क्या बोल रहा है प्रश्न, देखो आप ध्यान से सुनो। सिंध पर अरब विजय के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक प्रभाव का महत्व बताने की, जो अरब का आक्रमण हुआ था है ना, मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया था तो उसके राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक प्रभाव क्या थे, तो इसकी आप भूमिका देखो कैसे बनाइए। 8वीं सदी में सिंध क्षेत्र, जो कहाँ है वर्तमान में पाकिस्तान में, अपने तीव्र विकास की स्थिति में था। सिंध व्यापारिक मार्ग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था और ये क्षेत्र जो है शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु परिवर्तन में भी परिपूर्ण था, जिससे खेती की उपज बहुत अच्छी होती थी। अरब के शासक मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा कौन थे, दाहिर पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। यानी कि अब सिंध पर किसका आक्रमण हो गया, कासिम का, मोहम्मद कासिम का। अरबों के सिंध पर विजय प्राप्त करने के पश्चात कुछ परिवर्तन हुए जो इस प्रकार है। सबसे पहले राजनीतिक परिवर्तन बताओगे, क्या क्या हुआ। राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी, ठीक है, रजवाड़ों के बीच में मतभेद बन गए थे। यहाँ से मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग दिखी है ताकि आप अपने एग्जाम में भी इस तरीके से लिख सको, ठीक। तो देखो दूसरा आप राजनीतिक प्रभाव में लिख सकते हो कि श्रेष्ठ उत्तराधिकारी का अभाव रहा था। तीसरे में आप लिख सकते हो कि क्षेत्रीय शक्तियों में मतभेद था, इस वजह से जो है एक राजवंश नहीं उभर पाया था। सशस्त्र बल कमज़ोर हो गए थे, यानी कि जो बल थे उनके पास हथियार नहीं थे। सैन्य बल कमज़ोर था, सैनिक शक्ति नहीं थी उनके पास, हथियार नहीं थे। सामंतवादी नीति उन्होंने अपना रखी थी, जिस वजह से सामंती एक बिचौलियों के रूप में आते थे। राज्य छोटे छोटे राज्य में और छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होगा, जिनके बीच में शक्ति का जो है अभाव रहा। 7 पॉइंट आप राजनीतिक प्रभाव में बताओगे। फिर सामाजिक प्रभाव आप इस तरीके से बता सकते हो कि धर्म परिवर्तन हुआ, महिलाओं का योगदान था, स्त्री प्रथा थी, विधवा विवाह हुआ था, न्याय व्यवस्था स्थापित थी, चंडाल प्रथा थी। तो इस तरीके से आप ये आंसर बता सकते हो। एक और प्रश्न है ये। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको भी किसी क्वेश्चन को प्रिपेयर करने में, लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करें या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप के डिस्कशन ग्रुप में ज़रूर बताएं, ताकि हम वहाँ पे उस चीज़ को आपको सॉल्व कर सकें और वहाँ पे आंसर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप